हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा वस्तु मौजूद है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक है कि उसके पास जाने से किसी भी वस्तु को अपने अंदर खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी नहीं छोड़ता है। उसके अंदर से प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होने देता है। बता दें कि प्रकाश का परावर्तन वह घटना होता है जब किसी वस्तु से टकराने के बाद लौटता है। और ऐसी क्या वजह है कि यह वस्तु प्रकाश को भी खींच लेता है, और ऐसी वस्तु का निर्माण होता कैसे है, और ऐसे वस्तु के पीछे का क्या रहस्य है। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में जानते हैं। ऐसी वस्तु की कल्पना सबसे पहले भूविज्ञानी जॉन मिचेल द्वारा किया गया था। इस बात का पता जॉन मिचेल के पत्र से मिलता है, जब उन्होंने 1783 में हेनरी कोवेदिस को लिखे गए एक पत्र में ऐसे वस्तु के बारे में बताया गया। जॉन मिचेल ने अपने पत्र में यह बताया कि यदि सूर्य के बराबर कोई भी वस्तु द्वारा छेका गया उस भाग का मास या भार वाले गोले के बीच यानी कि सेंटर से उस गोले के किसी छोर की दूरी 500 से 1 के रेशियो में सूर्य से अधिक हो, अर्थात उसकी रेडियस सूर्य से 500 गुना अधिक हो, तो अनंत यानी कि जिसका कोई अंत न हो, उस ऊंचाई से उसकी ओर गिरने वाला वस्तु अपने सरफेस पर वेग के तुलना में अधिक वेग प्राप्त कर लेता है। जिन लोगों को वेग क्या होता है मालूम न हो तो बता दे कि वेग किसी भी गतिशील वस्तु की सभी बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे कि उस गतिशील वस्तु की दिशा, परिणाम आदि को ही वेग कहेंगे। यदि परिणाम स्वरूप यह मानते हुए कि प्रकाश अन्य पिंड या वस्तु के साथ अपनी गति में बदलाव का रुकावट के रेशियो में समान बल द्वारा खींचा होता है। मिचेल ने इस वस्तु को काले तारा यानी कि ब्लैक स्टार या डार्क स्टार कहा, लेकिन 19वीं सदी में इस डार्क स्टार पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि पहले यह समझा जाता था कि प्रकाश बिना मास वाला वेव है, इसीलिए यह ग्रेविटी के प्रभाव से आजाद है, यानी कि ग्रेविटी इसे खींच ही नहीं सकता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में यह सिद्ध किया कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश के गति पर वास्तव में प्रभाव डालता है, और इसी के कुछ महीने बाद कार्ल श्विर्त्ज़ ने एक पॉइंट मास और एक गोलाकार मास के ग्रेविटेशनल फील्ड की व्याख्या दिया। बता दें ग्रेविटेशनल फील्ड उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां तक ग्रेविटेशनल के प्रभाव होता है, उसी प्रभावित क्षेत्र को ही ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, जिससे यह ब्लैक होल होने का सिद्धांत संभव हो सका। लेकिन अभी तक यह सिद्धांत तक ही है, इसका वास्तव में होने का कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस बात को उस समय नहीं समझा जा सका था। उदाहरण के लिए श्विर्त्ज़ ने खुद इसे भौतिक नहीं मानते थे। जोहानिस द्रोस्ते ने, जो हेनरिक लोरेंत्ज़ के एक छात्र था, उन्होंने पॉइंट मास पर श्विर्त्ज़ के कुछ महीने के बाद ही ऐसा ही व्याख्या दिया और इसके गुणों के बारे में अधिक रिसर्च किया था, लेकिन बाद में इसके होने का वास्तविक पता चला, जिससे आज हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। आखिर ऐसे ब्लैक होल का निर्माण होता कैसे है, तो चलिए इसके निर्माण को समझते हैं। जब किसी बड़े तारे का पूरा ईंधन जल जाता है तो उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ या वस्तु बचता है वह धीरे धीरे सिमटना शुरू होता है और बहुत ही घने पिंड या वस्तु का रूप ले लेता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना होगा कि वह अपने ही बोझ से सिमटता चला जाएगा और इतना घना हो जाएगा कि वह एक ब्लैक होल बन जाएगा, जो ब्लैक होल के रूप में दिखाई दे। ब्लैक होल के चारों ओर इवेंट होरिजोन नामक एक सीमा होती है, जिसमें वस्तु गिर तो सकती है परंतु बाहर नहीं आ सकती। इवेंट होरिजोन स्पेस टाइम में एक ऐसी सीमा होती है जिसके पार होने वाली घटनाएं उसकी सीमा के बाहर के ब्रह्मांड पर कोई असर नहीं कर सकती, और न ही उसकी सीमा के बाहर बैठे किसी दर्शक या श्रोता को यह कभी भी ज्ञात नहीं हो सकता है कि इस होरिजोन के पार क्या है। इसी इवेंट होरिजोन के कारण से प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होने देता है। इसे काला यानी ब्लैक होल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है और कुछ भी परावर्तित नहीं करता। ब्लैक होल का क्वांटम विश्लेषण यह बताता है कि इनमें टेम्परेचर और हॉकिंग रेडिएशन होता है। रेडिएशन वह होता है जो एक वेव या कण के रूप में अंतरिक्ष में घूमने वाली एक एनर्जी को कहते हैं। हॉकिंग रेडिएशन क्या होता है, इसको समझने से पहले कुछ शब्दों के मतलबों को समझ लेना ठीक होगा, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम और
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। बता दें कि जब दो सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो और उस सिस्टम में अलग अलग टेम्परेचर पर उस सिस्टम में पानी भरा हुआ है, तो इस स्थिति में जिस सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका उष्मा कम सिस्टम की ओर बहेगा और यह तब तक बहेगा जब तक कि इस दोनों सिस्टम का टेम्परेचर बराबर न हो जाए। इसी को तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वेव होती है। वेव यानी कंपन या दोलन को कहते हैं। अब हॉकिंग रेडिएशन आसानी से समझा जा सकता है। हॉकिंग रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन वह होता है जब कोई वस्तु अपने वातावरण के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, तो उस वस्तु के अंदर या उसके आसपास से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, जो ब्रह्मांड में ब्लैक होल के इवेंट होरिजोन के पास क्वांटम प्रभावों से उत्पन्न होता है। इसका नाम भौतिकी शास्त्री स्टीफन हॉकिंग पर रखा गया है, जिन्होंने सैद्धांतिक अध्ययन के आधार पर सन 1974 में ऐसे रेडिएशन प्रभाव होने की भविष्यवाणी की थी। हालांकि यह प्रभाव वास्तव में अभी तक देखा नहीं गया है। हॉकिंग रेडिएशन से ब्लैक होल का मास और एनर्जी दोनों घटे हैं, इसीलिए इस प्रभाव को ब्लैक होल वेपरेशन भी कहा जाता है। यदि किसी ब्लैक होल में किसी दूसरे माध्यम से मास कम न रहा हो तो वे इस प्रभाव से कमजोर होते रहते हैं और फाइनली यह खत्म हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि छोटा ब्लैक होल अधिक प्रचंड रेडिएशन का निर्माण करता है और अधिक तेजी से वाष्पित यानी कि वेपोरेशन होकर गायब हो जाता होगा। ब्लैक होल अपने छुपा हुआ भीतर भाग के बावजूद एक ब्लैक होल अन्य पदार्थ के साथ भीतर चलने वाली क्रिया के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकता है। मसलने का कार्य ब्लैक होल का पता तारों के किसी समूह की गति से लगाया जा सकता है जो अंतरिक्ष के खाली दिखाई देने वाली एक हिस्से की परिक्रमा कर रहे हो। एक साथी तारे द्वारा आप अपेक्षाकृत छोटे ब्लैक होल में गैस गिराते हुए देख सकते हैं। यह गैस सिरपल आकार में अंदर की तरफ आती है, बहुत उच्च तापमान तक गर्म होकर बड़ी मात्रा में रेडिएशन छोड़ती है, जिसका पता पृथ्वी पर स्थित या पृथ्वी की कक्षा में घूमती टेलीस्कोप से लगाया जा सकता है। इस तरह के अवलोकन के परिणाम स्वरूप यह वैज्ञानिक सर्वसम्मत उभर कर सामने आया कि उन्होंने स्वयं न देखने के बावजूद हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल अस्तित्व रखते हैं। इन्हीं विधियों से वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारे गैलेक्सी के केंद्र में एस्ट्रोगेस या SGRA नामक रेडिएशन स्रोत एक बहुत बड़ा ब्लैक होल स्थित है, जिसका मास हमारे सूर्य के मास से 43 लाख गुना अधिक है। धन्यवाद।